नमस्कार और स्वागत है आपका मोटिवेशनल समरीज चैनल पर, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली किताबों के सार, वह भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतरने वाले हैं, जिसे पढ़कर लाखों लोगों ने अपना सोचने का तरीका बदला है, अपने जीवन की दिशा बदली है और अपनी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से नया आकार दिया है। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। ये आपके सोचने के तरीके, आपकी इच्छा शक्ति, आपके आत्मविश्वास और आपके सपनों को हकीकत में बदलने की रणनीतियों के बारे में है। इसमें दिए गए 13 सिद्धांत किसी भी इंसान को जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस महान पुस्तक का पहला अध्याय। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर शब्द आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जीवन बदलने वाले सारांश आपको लगातार मिलते रहें। अध्याय 1। जब इच्छा बन जाए आग और विश्वास बन जाए ताकत। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है, और उस चिंगारी का नाम है इच्छा। लेकिन यह कोई साधारण इच्छा नहीं होती। यह वह जलती हुई, कभी ना बुझने वाली आग होती है, जो इंसान को उसके वर्तमान हालात से उठाकर उसकी कल्पना से भी ऊंचे शिखर पर पहुंचा देती है। नेपोलियन हिल की यह किताब इसी विचार से आरंभ होती है कि अगर तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने लगेगा, लेकिन पहले तुम्हें खुद को जलाना होगा उस इच्छा में। लेखक कहते हैं कि केवल मन में कुछ सोच लेना काफी नहीं है। जैसे कोई कहे, काश मेरे पास पैसा होता, काश मैं सफल होता। तो ये केवल सपने हैं, इच्छाएं नहीं। सच्ची इच्छा वो होती है जिसमें व्यक्ति खुद को उस लक्ष्य तक पहुंचा हुआ महसूस करता है। उसके बिना जीना अधूरा लगता है, और वह हर दिन उसी दिशा में काम करता है। इच्छा को केवल सोचना नहीं, जीना पड़ता है। इसी इच्छा के साथ जुड़ता है अगला और सबसे जरूरी तत्व, विश्वास। बिना विश्वास के इच्छा सिर्फ एक अधूरी कल्पना बनकर रह जाती है। लेखक समझाते हैं कि जब तक आप खुद यह नहीं मानते कि आप सफल हो सकते हैं, तब तक दुनिया का कोई भी तरीका या अवसर आपकी मदद नहीं कर पाएगा। विश्वास वो अदृश्य शक्ति है जो आपके विचारों को हकीकत में बदलने का काम करती है। यह विश्वास ही है जो कठिन समय में आपको टिकाए रखता है, जो ठोकर खाने के बाद भी उठने की हिम्मत देता है, और जो आपके भीतर उस शक्ति को जागृत करता है जो शायद खुद आपको भी पहले महसूस नहीं होती। नेपोलियन हिल यहाँ एक उदाहरण देते हैं, एक छोटे से बच्चे का, जो अपने लिए नहीं बल्कि अपने माँ के लिए खड़ा होता है। वह बच्चा जानता भी नहीं कि उसके पास क्या शक्ति है, लेकिन उसकी इच्छा और विश्वास उसे वह करा देते हैं जो बड़े बड़े समझदार नहीं कर पाए। लेखक ये साबित करते हैं कि इच्छा शक्ति और विश्वास का मेल ऐसा दरवाजा खोल सकता है जिसे दुनिया ने हमेशा बंद समझा हो। यहाँ लेखक एक बेहद व्यावहारिक तरीका भी देते हैं, जिससे आप अपनी इच्छा और विश्वास को एक ठोस रूप दे सकते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखें, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। आप कितना पैसा चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं, ये सब लिखिए। और फिर इस वाक्य को हर दिन कम से कम 2 बार जोर से पढ़िए, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। लेकिन सिर्फ पढ़िए मत, महसूस कीजिए जैसे आप पहले से उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। उसे अपनी रगों में दौड़ता हुआ महसूस कीजिए। तब जाकर यह विचार आपके अवचेतन में उतरेगा, और धीरे धीरे वह आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके निर्णय बदलने लगेगा। जब कोई विचार बार बार भावना के साथ दोहराया जाता है, तो वह विचार धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाता है। आप जो खुद को रोज बताते हैं वही आप बनते हैं। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, आप अपनी किस्मत के लेखक खुद हैं और आपकी कलम है आपकी सोच। कई बार लोग इस सिद्धांत को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि यह आसान लगता है, लेकिन यही सबसे गहरी बात है। जीवन के सबसे बड़े रहस्य अक्सर सबसे सरल होते हैं। इस अध्याय में लेखक यही बताते हैं कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों की गरीबी को मिटाइए। वो सपना देखिए जो आपकी नींद चुरा ले। वो इच्छा रखिए जो आपको थका ना दे, बल्कि हर सुबह आपको उठने की वजह दे। इस अध्याय का सार यही है। इच्छा और विश्वास मिलकर वह नींव बनाते हैं जिस पर आप अपनी नई जिंदगी की इमारत खड़ी कर सकते हैं।
और जब यह नींव मजबूत होती है, तब आप किसी भी तूफान को झेल सकते हैं, किसी भी रुकावट को पार कर सकते हैं और अंत में वही बन सकते हैं जो आप बनने के लिए इस दुनिया में आए हैं। अध्याय 2। जब शब्द बन जाए सोच और ज्ञान बन जाए ताकत। जब हम किसी चीज को बार बार खुद से दोहराते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह धीरे धीरे हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं ऑटो सजेशन, यानी स्व संकेत। यह एक ऐसा मानसिक अभ्यास है जो विचारों को हमारे अवचेतन मन तक पहुंचाने का रास्ता बनाता है। और अवचेतन मन एक बार किसी विचार को स्वीकार कर ले, तो वह उस विचार को असलियत में बदलने के लिए पूरे शरीर, दिमाग और आसपास की परिस्थितियों को सक्रिय कर देता है। स्वसंकेत का विज्ञान यही कहता है, आप जो खुद से कहते हो वही आप बन जाते हो। अगर आप खुद से बार बार कहते हो कि आप फेल हो जाओगे, कि आप में आत्मविश्वास नहीं है, कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते, तो आपका अवचेतन उसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप हर दिन खुद को याद दिलाते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, कि आप लायक हैं, कि आप अमीर बनने के योग्य हैं, और इसे विश्वास व भावना के साथ दोहराते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे अपना सच बना लेता है। नेपोलियन हिल इस बात को गहराई से समझाते हैं कि सिर्फ बातें कह देना काफी नहीं है, बातों में भावना होनी चाहिए। वो भाव जो सोच को जला सके। जब आप अपने सपनों को लिखकर जोर से, पूरी कल्पना और यकीन के साथ दोहराते हैं, तो यह दोहराव एक गहरी छाप छोड़ता है। ये शब्द सिर्फ हवा में नहीं उड़ते, ये आपके अवचेतन मन की जमीन पर बीज की तरह गिरते हैं और धीरे धीरे परिणाम की फसल बनकर उगते हैं। लेखक एक व्यावहारिक तरीका बताते हैं। अपने लक्ष्य को हर दिन सुबह और रात दोहराइए, उसे महसूस कीजिए जैसे आप उस सफलता को पहले से जी रहे हैं। सोचिए आप उस अवस्था में हैं, उस जीवन को जी रहे हैं और वह आनंद, वह संतुष्टि आपके भीतर बह रही है। जब विचारों को महसूस करना आ जाता है, तब स्वसंकेत अपने पूर्ण प्रभाव में काम करने लगता है। लेकिन सिर्फ भावना और शब्दों से ही कुछ नहीं होता। अगला कदम है ज्ञान, और वह भी आम ज्ञान नहीं, बल्कि विशेष ज्ञान। लेखक साफ करते हैं कि सिर्फ पढ़े लिखे होना, डिग्रियां होना या सामान्य जानकारी रखना आपको अमीर नहीं बना सकती। अगर अमीरी का रास्ता सिर्फ किताबें पढ़ने से आता, तो हर प्रोफेसर करोड़पति होता। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको उस ज्ञान की जरूरत है जो सीधे आपके लक्ष्य से जुड़ा हो, जो व्यावहारिक हो, उपयोगी हो और जिससे आप किसी समस्या का समाधान दे सकें। यह विशेष ज्ञान आपको किताबों से, अनुभव से, मेंटर्स से या काम करते हुए मिल सकता है। जरूरी बात यह है कि आप जानें कि आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन सा ज्ञान जरूरी है और फिर उसे पाने के लिए संकल्प लें। यहाँ एक और खास बात लेखक कहते हैं, अगर आपके पास खुद वह विशेष ज्ञान नहीं है, तो आप दूसरों के ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। मतलब यह है कि आप एक ऐसा समूह बना सकते हैं जिसमें अलग अलग विशेषज्ञ आपके साथ जुड़ें और मिलकर उस लक्ष्य की ओर काम करें। हर सफल उद्यमी यही करता है। वह खुद सब कुछ नहीं जानता, लेकिन उसे यह पता होता है कि उसे कौन से लोगों की जरूरत है। तो इस अध्याय का सार यह है कि पहले आप अपने विचारों को सही दिशा में दोहराकर अपने अवचेतन मन तक पहुंचाइए, और फिर उस विचार को साकार करने के लिए उस विशेष ज्ञान की तलाश कीजिए जो वास्तव में उपयोगी हो। ये दो सिद्धांत मिलकर एक ऐसी मानसिक और बौद्धिक तैयारी बनाते हैं जो किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकती है। आप अपने ही शब्दों से अपनी किस्मत लिखते हैं और आप उस ज्ञान से उस भविष्य की इमारत खड़ी करते हैं जिसमें आप जीना चाहते हैं। इसलिए शब्दों को सावधानी से चुनिए और ज्ञान को सतही नहीं, लक्ष्य से जोड़कर खोजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली सफलता की कहानी। अध्याय 3। कल्पना और योजना। जहां विचार हकीकत का रूप लेते हैं। हर इंसान के मन में अनगिनत विचार आते हैं। कुछ विचार आते हैं और चले जाते हैं, कुछ देर तक टिकते हैं और फिर फीके पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जो इंसान के पूरे जीवन को बदल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? लेखक नेपोलियन हिल इसका उत्तर दो शब्दों में देते हैं, कल्पना और योजना। जब विचार को कल्पना का आकार मिलता है और फिर उसे एक ठोस योजना के रूप में जमीन पर उतारा जाता है, तभी वह विचार एक सच्चाई में बदलता है। यही वह प्रक्रिया है
जिससे हर महान सपना हकीकत बनता है। यही वो रास्ता है जिससे गरीबी से अमीरी, असफलता से सफलता और सामान्य जीवन से असाधारण जीवन की यात्रा तय की जाती है। कल्पना। यह शब्द जितना सरल लगता है, उतनी ही गहराई से इसका प्रभाव होता है। लेखक कहते हैं कि कल्पना वह कार्यशाला है जहां इच्छाओं को ठोस आकार दिया जाता है। जब एक व्यक्ति गहराई से कुछ चाहता है, तो वह उसके बारे में दिन रात सोचता है। लेकिन केवल सोचना पर्याप्त नहीं होता। उसके मन में उस लक्ष्य की एक तस्वीर बनने लगती है। वह कल्पना करता है कि वह लक्ष्य कैसे पूरा होगा, क्या परिस्थितियां होंगी। वह खुद को उस स्थिति में अनुभव करने लगता है। यही प्रक्रिया उस मानसिक ऊर्जा को जन्म देती है, जो विचार को कागज से निकालकर वास्तविकता की दुनिया में ले आती है। नेपोलियन हिल कल्पना को दो भागों में बांटते हैं। एक है सृजनात्मक कल्पना और दूसरी है सक्रिय कल्पना। सृजनात्मक कल्पना वह होती है जो व्यक्ति को नए विचार, नए समाधान और नई संभावनाएं खोजने की शक्ति देती है। यह वह स्थिति है जहां दिमाग अपनी सीमाओं से बाहर जाकर सोचना शुरू करता है। दूसरी ओर सक्रिय कल्पना वे होती है जहां इंसान पहले से मौजूद विचारों और ज्ञान को नए ढंग से जोड़कर एक नई योजना या सिस्टम तैयार करता है। दोनों ही प्रकार की कल्पना जरूरी है, और जब कोई व्यक्ति इन दोनों को विकसित कर लेता है, तो वह अपने जीवन को नई दिशा देने लगता है। कल्पना से अगला कदम है योजना। क्योंकि कोई भी कल्पना तब तक अधूरी है जब तक उसके पीछे एक सुव्यवस्थित योजना ना हो। बहुत से लोग केवल सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। वे चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन वे यह तय नहीं करते कि उन्हें क्या, कब, कैसे और किन साधनों से करना है। परिणाम स्वरूप उनका सपना सिर्फ एक विचार बनकर रह जाता है। एक संगठित योजना वह कड़ी है जो विचार और कार्य के बीच पुल बनाती है। जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए एक स्पष्ट, विस्तृत और चरण दर चरण योजना बनाता है, तो वह सिर्फ मानसिक तैयारी नहीं कर रहा होता। वह अपने जीवन की दिशा को पुनः निर्मित कर रहा होता है। यह योजना न सिर्फ उसे दिशा देती है, बल्कि उसे मापदंड भी देती है कि वह कितना आगे बढ़ा है और कितनी दूरी बाकी है। यही वह तरीका है जिससे लक्ष्य सिर्फ सोचने की चीज नहीं रह जाता, बल्कि करने की प्रक्रिया बन जाता है। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि पहली योजना हमेशा सफल नहीं होती। असफल होना सामान्य है, लेकिन हर असफलता एक संकेत होती है कि आपको अपनी योजना को फिर से देखना है, उसमें सुधार करना है और नए रास्ते खोजने हैं। यहाँ लचीलापन बेहद जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति एक बार की असफलता से ही टूट जाए और सोच ले कि वह योग्य नहीं है, तो वह अपनी सोच से ही खुद को रोक लेता है। लेकिन अगर वह अपनी योजना में बदलाव करता है, फिर से कोशिश करता है और धैर्य के साथ लगातार आगे बढ़ता है, तो अंततः सफलता उसके कदम चूमती है। नेपोलियन हिल यहाँ यह भी बताते हैं कि योजना बनाते समय अपने अकेलेपन में मत उलझो। अपने चारों ओर ऐसे लोगों को इकट्ठा करो जो विशेषज्ञ हों, जिनका अनुभव हो और जो आपकी सोच से सहमत हों। यही लोग मिलकर मास्टरमाइंड समूह बनाते हैं। ये समूह आपके विचारों को और स्पष्ट, व्यवस्थित और व्यावहारिक बनाने में मदद करता है। अकेले चलना बहादुरी हो सकती है, लेकिन टीम के साथ चलना समझदारी है। जब आप दूसरों की समझ, ऊर्जा और दृष्टिकोण को अपनी योजना में शामिल करते हैं, तो आप अपनी सीमाओं को तोड़ने लगते हैं। एक और जरूरी बात, योजना बनाते समय खुद से ईमानदार रहिए। ये मत सोचिए कि सब कुछ आसानी से होगा। हर योजना में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर आप पहले से मानसिक रूप से तैयार हैं, अगर आपकी योजना में बाधाओं का सामना करने की गुंजाइश है, तो आप आसानी से नहीं डगमगाएंगे। लक्ष्य की दिशा में स्थिर रहने के लिए मानसिक तैयारी, रणनीति और लचीलापन, ये तीनों चाहिए। कल्पना और योजना का संबंध दिल और दिमाग जैसा है। दिल उस चीज को महसूस करता है जो वह पाना चाहता है, वह इच्छा, वह आग, वह सपना। और दिमाग उस आग को नियंत्रित करता है, उसे दिशा देता है और उसे एक कार्य नीति में बदलता है। जब ये दोनों संतुलन में होते हैं, तो जीवन एक रचनात्मक प्रक्रिया बन जाती है। कल्पना के बिना योजना निर्जीव है, क्योंकि उसमें कोई जोश नहीं होता, कोई ऊर्जा नहीं होती। और योजना के बिना कल्पना अधूरी है, क्योंकि वह केवल एक सपना बनकर रह जाती है।
नेपोलियन हिल इसी संतुलन को इस अध्याय में समझाते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप अपने विचारों को सिर्फ सोचने तक सीमित रखते हैं, तो आप केवल एक विचारक रह जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें योजना में बदलकर कार्यान्वित करते हैं, तो आप एक निर्माता बन जाएंगे, जो अपने जीवन का शिल्पकार है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि अमीरी, सफलता और महानता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने विचारों को दिशा देते हैं। सोचने से शुरुआत होती है, कल्पना से आकार बनता है और योजना से वह आकार सच्चाई बनता है। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं और हर दिन एक छोटी सी योजना बनाकर उसे अमल में लाते हैं, तो एक दिन वह सपना आपके सामने खड़ा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अपने मन की आंखों में देखा था। इसलिए आज ही से अपनी कल्पनाओं को साधना शुरू कीजिए। अपने मन में उस जीवन की तस्वीर बनाइए जिसे आप जीना चाहते हैं। उसे बार बार सोचिए, महसूस कीजिए और फिर एक स्पष्ट योजना बनाइए कि आपको वहां तक कैसे पहुंचना है। हर दिन उस योजना पर एक छोटा कदम उठाइए। कोई भी सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर दिन का छोटा छोटा प्रयास मिलकर एक बड़ा परिवर्तन जरूर लाता है। अध्याय 4, निर्णय और दृढ़ता। जहां सपनों को दिशा और जान मिलती है। सपना देखने वाले लाखों होते हैं, लेकिन उसे सच कर दिखाने वाले गिने चुने। यह अंतर पैदा होता है दो अदृश्य शक्तियों से। एक है निर्णय और दूसरी है दृढ़ता। नेपोलियन हिल इस अध्याय में साफ कहते हैं कि यदि आप सफल होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो पहले यह सीखिए कि निर्णय कैसे लिया जाता है और उसे अटल कैसे बनाया जाता है। क्योंकि जिस दिन आपने ठान लिया, उसी दिन से आपकी जीत की यात्रा शुरू हो जाती है। जीवन में रोज निर्णय लेने पड़ते हैं, छोटे भी और बड़े भी। लेकिन असल निर्णायक मोड़ तब आते हैं जब आपको किसी बड़े बदलाव या जोखिम के सामने खड़ा होना पड़ता है। वहां दो तरह के लोग होते हैं। एक जो बार बार सोचते हैं, संदेह करते हैं, राय मांगते हैं और निर्णय टालते रहते हैं। दूसरे वो हैं जो स्पष्ट सोच रखते हैं, अपने दिल की सुनते हैं और बिना देर किए एक ठोस निर्णय लेते हैं। लेखक बताते हैं कि सफल लोग निर्णय लेने में तेज होते हैं, लेकिन उन्हें बदलने में बहुत धीरे। जबकि असफल लोग निर्णय लेने में धीमे होते हैं, लेकिन उन्हें बदलते रहना उनकी आदत बन जाती है। जब आप कोई निर्णय लेते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप अपने लक्ष्य के लिए गंभीर हैं। निर्णय केवल सोच का विषय नहीं है, वह आपके जीवन की दिशा बदलने वाला कार्य है। जब आप किसी चीज के लिए हां कहते हैं, तो आप हर उस चीज के लिए ना कह रहे होते हैं जो उस निर्णय से मेल नहीं खाती। और यही स्पष्टता, यही प्रतिबद्धता आपको भीड़ से अलग बनाती है। लेखक बताते हैं कि कई बार लोग इसलिए निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें डर होता है असफल होने का, मजाक उड़ने का या फिर गलत साबित होने का। लेकिन सच्चाई यह है कि निर्णय की शक्ति उसी में आती है जो इन डरों से ऊपर उठ जाता है, जिसने एक बार खुद से यह कह दिया कि मुझे यही करना है, और फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह निर्णय नहीं डगमगाता। वही व्यक्ति अंततः इतिहास बनाता है। लेकिन निर्णय लेने के बाद जो अगला कदम आता है, वह उससे भी ज्यादा कठिन और जरूरी है, दृढ़ता। यानी कि अपने निर्णय पर टिके रहना। लोग अक्सर एक उत्साह में निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन जब जरा सी मुश्किल आती है, तो वे पीछे हट जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह रास्ता मेरे लिए नहीं था। लेकिन लेखक हमें समझाते हैं कि अगर आप हर बार मुश्किल देखकर मुड़ जाएं, तो मंजिल कभी आपकी ओर नहीं बढ़ेगी। उसे पाने के लिए रास्ता पार करना ही होगा, चाहे वह कांटों से भरा हो या अंधकार से। दृढ़ता वह गुण है जो आपके इरादों को असली ताकत देता है। यह वह मानसिक मांसपेशी है जिसे रोज अभ्यास करके मजबूत किया जाता है। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए वर्कआउट करना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को मजबूत करने के लिए बार बार गिरकर फिर खड़ा होना पड़ता है। लेखक कहते हैं कि आपकी सफलता इस बात से तय नहीं होती कि आप कितनी बार जीते, बल्कि इस बात से कि आप कितनी बार हार कर भी उठे। सच्ची दृढ़ता तब दिखती है जब परिस्थितियां आपके खिलाफ होती हैं, जब लोग आप पर हंसते हैं, जब पैसे खत्म हो जाते हैं, जब भरोसेमंद लोग साथ छोड़ देते हैं, और तब भी आप अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। तब आपकी आत्मा कहती है, मैं अभी नहीं हारा हूं। और यही भावना समय के साथ आपके पक्ष में परिस्थितियां बदलने लगती है।
लेखक ने कई उदाहरण दिए हैं जहां महान लोग लगातार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम हुए। फिर भी उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ। मैंने बस हजार तरीके सीखे कि यह काम कैसे नहीं होता। यही है दृढ़ता, जब असफलता को अनुभव की तरह लिया जाता है, न कि अंत के रूप में। आपका निर्णय तभी प्रभावी होता है जब उसके पीछे अडिग दृढ़ता हो। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। निर्णय आपको दिशा देता है और दृढ़ता आपको वहां तक पहुंचने की ताकत। अगर आपके निर्णय में सच्चाई है और आपके प्रयासों में निरंतरता है, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेखक यहाँ एक और गहरी बात कहते हैं। बहुत से लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे हार मानने के लिए तैयार रहते हैं। वे सिर्फ एक या दो कोशिशों में ही उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन जो सच में सफल होते हैं, वे कोशिश करना बंद नहीं करते। वे हारते हैं, सीखते हैं, फिर से कोशिश करते हैं। और यही बार बार का प्रयास ही उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाता है जहां ज्यादातर लोग पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाते। दृढ़ता का अभ्यास कैसे किया जाए? इसके लिए लेखक कुछ अद्भुत सुझाव देते हैं। सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और हर दिन उसे याद करें। दूसरा, अपने आप को सकारात्मक लोगों से घेरें। वे लोग जो आपको प्रोत्साहित करें, न कि आपका मनोबल तोड़ें। तीसरा, आत्मसंवाद की ताकत को समझें। हर दिन खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। चौथा, अपने भीतर के डर का सामना करें। डर को पहचानिए, उसका कारण जानिए और उसे तर्क से तोड़ दीजिए। जब आप इन चार अभ्यासों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लेते हैं, तब आपकी दृढ़ता बढ़ने लगती है। और हां, दृढ़ता का मतलब यह नहीं कि आप आंखें मूंद कर एक ही रास्ते पर चलते जाएं। कभी कभी रास्ता बदलना भी जरूरी होता है, लेकिन लक्ष्य नहीं। जब आप किसी तरीके में सफल नहीं होते, तो तरीका बदलें, लेकिन अपने इरादे को न बदलें। वही अडिगता आपको सच्चे अर्थों में जीत दिलाती है। अंत में लेखक ये बताते हैं कि निर्णय और दृढ़ता के बिना थिंक एंड ग्रो रिच का कोई भी सिद्धांत काम नहीं करता। ये दोनों ही मूल स्तंभ हैं जिन पर पूरी अमीरी की संरचना खड़ी होती है। अगर आप निर्णय लेने में माहिर हो गए और उन निर्णयों पर टिके रहने की आदत विकसित कर ली, तो समझ लीजिए कि आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। अध्याय 5, सामूहिक सोच और भीतर की शक्ति। इंसान अकेले बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साझा उद्देश्य के लिए मिलकर काम करते हैं, तब वह शक्ति बन जाती है, जिसे लेखक मास्टरमाइंड कहते हैं। ये कोई औपचारिक संगठन नहीं होता, यह एक मानसिक और भावनात्मक मिलन होता है, जहां दो या अधिक व्यक्ति अपने अपने अनुभव, विचार और ज्ञान को आपस में साझा करते हैं, ताकि वे एक दूसरे की सोच को आगे बढ़ा सकें। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मास्टरमाइंड का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि जब आप ऐसे लोगों के साथ घिरे होते हैं जो आपके लक्ष्य को समझते हैं, उसका समर्थन करते हैं और उसके लिए विचार साझा करते हैं, तो आपका मन पहले से ज्यादा तेज, स्पष्ट और प्रेरित हो जाता है। यह सिर्फ सहारा नहीं है, यह ऊर्जा का आदान प्रदान है, एक ऐसा मानसिक वातावरण जहां आपकी सोच का स्तर उठने लगता है। कई महान उद्योगपति, वैज्ञानिक और लेखक मास्टरमाइंड की इस शक्ति का उपयोग करके ही असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। ये समूह आपको न केवल नए विचार देता है, बल्कि आपको जवाबदेह भी बनाता है। जब आप किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी के साथ जुड़ते हैं, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से अधिक अनुशासित हो जाता है। आप जानबूझकर अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि एक समूह की सामूहिक सोच का हिस्सा बन गए होते हैं। और यही सामूहिक सोच किसी भी व्यक्ति को औसत से महान की ओर ले जा सकती है। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो इंसान के भीतर छिपी होती है। अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। लेखक कहते हैं कि इंसान का अवचेतन मन बिल्कुल जमीन की तरह होता है। आप उसमें जो भी बीज बोते हैं, चाहे वह डर हो या विश्वास, लालच हो या कृतज्ञता, वह बीज जड़ पकड़ता है, बढ़ता है और एक दिन फल देता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति दिन रात नकारात्मक बातें सोचता है, वह वैसी ही परिस्थितियां आकर्षित करता है। और जो व्यक्ति हर हाल में सकारात्मक और विश्वासपूर्ण सोच रखता है,
वह धीरे धीरे अपने सपनों को हकीकत में बदलने लगता है। आपके द्वारा बार बार दोहराए गए विचार, आपके बोलने का तरीका, आपकी कल्पनाएं और आपकी भावनाएं, ये सब मिलकर आपके अवचेतन मन पर प्रभाव डालते हैं। और यह अवचेतन मन फिर आपको वैसे ही अवसर, निर्णय और अनुभवों की ओर ले जाता है। यह मन न तर्क करता है, न सही गलत की पहचान करता है। यह सिर्फ वही सच मानता है जो आप उसे बार बार भावनाओं के साथ बताते हैं। नेपोलियन हिल हमें सुझाव देते हैं कि हर दिन अपने लक्ष्य को महसूस करते हुए दोहराना चाहिए, जैसे आप पहले से उस जीवन को जी रहे हैं। अपनी भावनाओं और विचारों को ध्यान से चुनिए, क्योंकि यही आपके अवचेतन की जमीन में बीज बनकर लगते हैं। और जब समय आता है तो वही बीज फल के रूप में लौटते हैं, या तो सफलता के रूप में या निराशा के रूप में। जब मास्टरमाइंड की सामूहिक सोच और अवचेतन मन की दिशा एक हो जाती है, तब व्यक्ति की ऊर्जा, कल्पना, निर्णय और कार्य सभी समन्वित होकर उसे उस दिशा में ले जाते हैं जहां उसकी मंजिल है। यह वह अवस्था होती है जहां मनुष्य की सोच ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ जाती है, और तब ऐसा लगता है मानो हर चीज खुद ब खुद उसके पक्ष में हो रही है। अध्याय 6, भावनाओं, विश्वास और छठी इंद्रिय की गहराई में हर इंसान के अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी होती है जिसे वह खुद भी नहीं समझता। एक ऐसी ऊर्जा जो अगर सही दिशा में प्रवाहित हो जाए तो वह इंसान को असंभव से संभव की ओर ले जा सकती है। थिंक एंड ग्रो रिच का अंतिम अध्याय इन्हीं गहराइयों को छूता है, जहां लेखक नेपोलियन हिल हमें बताते हैं कि अमीरी सिर्फ योजना, कल्पना और मेहनत का फल नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक और भावनात्मक जागृति की परिणति है जो व्यक्ति अपने भीतर विकसित करता है। यही वह अध्याय है जो व्यक्ति की सोच को भीतर से झकझोरता है और आत्मा को सफलता की अग्नि में तपने के लिए तैयार करता है। सबसे पहले बात करते हैं भावनाओं की शक्ति की। लेखक कहते हैं कि हर विचार में ऊर्जा होती है, लेकिन वह ऊर्जा तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक उसमें भावनाएं न जुड़ें। जब आप किसी चीज को सिर्फ सोचते हैं तो वह एक हल्का सा विचार बनता है, लेकिन जब आप उसी चीज को पूरे दिल से महसूस करते हैं, जब उसमें आपकी भावनाएं, आपकी आत्मा और आपकी गहराई जुड़ जाती है, तब वह विचार एक विस्फोटक शक्ति बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अमीर बनने की केवल इच्छा करता है, तो वह एक सामान्य सोच है। लेकिन अगर वह उसी सोच को विश्वास, जुनून और दृढ़ता के साथ महसूस करता है, तो वह विचार उसके भीतर एक आग बनकर जलने लगता है। यही आग उसे कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। यही वह शक्ति है जो बड़े से बड़े अवरोध को भी हिला देती है। अब बात करते हैं विश्वास की, यानी फेथ। लेखक इसे सबसे जरूरी मानसिक अवस्था मानते हैं, क्योंकि जब तक आप खुद पर, अपने लक्ष्य पर और अपने विचारों पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी पूरे मन से प्रयास नहीं कर पाएंगे। विश्वास वह पुल है जो आपके विचारों को कार्य में बदलता है। यह वह अटूट यकीन है जो आपको हर असफलता में भी एक अवसर दिखाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विश्वास पैदा किया जा सकता है, और उसका सबसे सशक्त तरीका है आत्मसंवाद। जब आप हर दिन अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं, जब आप खुद को यह बार बार याद दिलाते हैं कि आप सक्षम हैं, योग्य हैं और सफल होंगे, तो यह विचार धीरे धीरे आपके अवचेतन में उतर जाता है और वहां से आपकी सोच और कार्यों को प्रभावित करने लगता है। अब हम आते हैं इस किताब के सबसे रहस्यमय और चर्चित सिद्धांत पर, सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन। यह विषय अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन लेखक इसका एक गहरा और पवित्र अर्थ समझाते हैं। वे कहते हैं कि इंसान की यौन ऊर्जा सबसे शक्तिशाली मानसिक और शारीरिक ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा सृजन की शक्ति है, जीवन को जन्म देने वाली शक्ति। लेकिन बहुत से लोग इस ऊर्जा को केवल भौतिक सुखों में व्यर्थ कर देते हैं, जबकि अगर इस ऊर्जा को सही दिशा में, रचनात्मक उद्देश्यों की ओर मोड़ा जाए, तो यही ऊर्जा व्यक्ति को महान विचारक, नेता, कलाकार और उद्यमी बना सकती है। सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है इस ऊर्जा को शारीरिक स्तर से ऊपर उठाकर मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर प्रयोग करना। जब कोई व्यक्ति इस ऊर्जा को नियंत्रण में रखता है और उसे अपने कार्यों, विचारों और लक्ष्यों में परिवर्तित करता है, तब उसका मन पहले से अधिक तेज, सृजनशील और प्रेरित हो जाता है। लेखक बताते हैं कि इतिहास के लगभग सभी महान पुरुषों में यह विशेषता पाई गई है।
उन्होंने अपनी यौन ऊर्जा को अपनी उपलब्धियों की ओर मोड़ दिया। अब बात करते हैं एक ऐसी शक्ति की जो विज्ञान से परे है, लेकिन हर महान व्यक्ति इसे महसूस करता है। वह शक्ति है छठी इंद्रिय, यानी सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब व्यक्ति बार बार सोचता है, कल्पना करता है, योजना बनाता है, फैसले लेता है और बार बार असफलताओं से सीखता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसका मन एक उच्च चेतना के स्तर तक पहुंच जाता है। उस स्तर पर व्यक्ति को उत्तर मिलने लगते हैं जिनका स्रोत वह खुद नहीं जानता। उसे समाधान मिलते हैं बिना किसी तर्क के। उसे ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही है। यही छठी इंद्रिय की शक्ति है। यह शक्ति हर किसी में होती है, लेकिन वह तभी जागती है जब व्यक्ति लगातार मानसिक प्रयास करता है, ध्यान करता है, अपने विचारों को शुद्ध करता है और स्वयं को भीतर से साफ करता है। ये एक आंतरिक मार्गदर्शक बन जाती है, जो सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करती है, जो जोखिम लेने के लिए संकेत देती है, जो डर में भी आत्मबल देती है। अब अंत में बात करते हैं सबसे बड़ी बाधा की, भय। लेखक कहते हैं कि डर ही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग अपने सपनों की ओर पहला कदम नहीं बढ़ा पाते। डर असफलता का, गरीबी का, आलोचना का, बीमारी का, प्रेम खोने का और मृत्यु का। ये 6 प्रमुख भय हैं जो व्यक्ति को भीतर से जकड़कर बैठ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति डर के अधीन हो जाता है तो उसकी सोच सीमित हो जाती है। वह जोखिम नहीं ले पाता, वह निर्णय नहीं ले पाता, वह अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं कर पाता और यही डर धीरे धीरे उसकी ऊर्जा को खा जाता है। नेपोलियन हिल हमें समझाते हैं कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है। वह असल में उतना शक्तिशाली नहीं होता जितना हम उसे बना देते हैं। डर को हराने का सबसे पहला तरीका है उसे पहचानना। जब आप यह जान जाते हैं कि आप किस बात से डर रहे हैं, तब आप उससे लड़ सकते हैं। दूसरा तरीका है तर्क और समझदारी से उस डर को तोड़ना और तीसरा तरीका कार्य करना। जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, तब वह डर पीछे छूट जाता है। इस अध्याय का सार यही है कि अमीरी केवल बाहरी चीज नहीं है, वह एक भीतरी यात्रा है। यह यात्रा शुरू होती है इच्छा से, आगे बढ़ती है विश्वास, कल्पना, योजना, निर्णय और दृढ़ता के रास्ते, और पूरी होती है भावनाओं की शक्ति, यौन ऊर्जा के सही प्रयोग, छठी इंद्रिय के मार्गदर्शन और डर को हराने से। जब एक इंसान अपने मन को जीत लेता है, तो वह दुनिया की कोई भी दौलत जीत सकता है। तो दोस्तों, आपने अभी जाना थिंक एंड ग्रो रिच किताब का पूरा सार। वो सोच जो अमीरी की नींव है, वो सिद्धांत जो सफलता को आकार देते हैं, और वो मानसिक शक्तियां जो हमें सीमाओं से पार ले जाती है। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हों, तो इन्हें अपने जीवन में उतारिए। केवल सुनना काफी नहीं है। असली जादू तब होता है जब आप हर दिन इन बातों को जीना शुरू करते हैं। आपका सपना, आपका लक्ष्य, वो आपसे सिर्फ एक ठोस विचार और एक सच्चे फैसले की दूरी पर है। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं ऐसी ही किताबों की दमदार और गहराई से भरी समरीज जो आपके सोचने का तरीका बदल दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, सोचो, मानो और उसे सच कर दिखाओ।